दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी बात लेकर के आया हूं जिसे सुनकर के आपको समझ आ जाएगा कि जब कोई अंबेडकरवादी अपने पैर जमा करके खड़ा हो जाता है तो बड़ी से बड़ी सरकार को झुकना पड़ता है। याद है आपको दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी का वो पुराना बयान जो उन्होंने संसद में बड़े ठाठ से दिया था। कहा था कि अभी एक फैशन बन गया है अभी अंबेडकर एक फैशन हो अंबेडकर गया है। अंबेडकर करने का। अम्बेडकर इतना अम्बेडकर नाम अगर अम्बेडकर भगवान का लेते तो इतना सात नाम अगर जन्मों तक भगवान स्वर्ग का मिल लेते जाता। अब तो जरा सात सुनिए जन्मों दोस्तों, तक वही स्वर्ग। अंबेडकर का नाम लेने वालों ने आज पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। वही अंबेडकर के अनुयायियों ने एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी छीन ली है। वही जय भीम का नारा लगाने वालों ने सरकार को घुटने पर ला दिया है। तो शाह साहब आज कहां है? आज उनका फैशन वाला बयान कहां है? आज उनकी अकड़ कहां गई? आज तो जमाना बदल गया साहब। अब तो लोग जय भीम बोल रहे हैं और सरकार हिल रही है। अब तो अंबेडकर का नाम लेने से स्वर्ग की जगह इंसाफ मिल रहा है। अब सवाल यह है दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर शाह साहब का है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उन्हें लेकर के क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? आज इसी विषय पर खुल करके बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात जिसे समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था उसकी विचारधारा क्या थी, इसकी नींव क्या थी, इसका आधार क्या था, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी विचारधारा की वजह से यह आंदोलन कामयाब हुआ। आपको याद होगा दोस्तों, जब अभिजीत दीप के पहली बार अमेरिका से भारत लौटे थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी। वो तस्वीर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हम कौन हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा रास्ता कौन सा है। और तभी लोगों को समझ आया कि अभिजीत दीप के अंबेडकरवादी हैं, ये जय भीम के नारे लगाते हैं, ये बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। और यही तो असली बात है दोस्तों, क्योंकि जब बाबा साहब का रास्ता चुनते हैं ना तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, फिर कोई सत्ता आपको दबा नहीं सकती, फिर कोई सरकार आपको झुका नहीं सकती। और यही तो जंतर मंतर पर हुआ। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, पूरे जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रहा था, जय भीम जय भीम जय भीम। अंबेडकर के नाले रग रहे थे, बाबा साहब की तस्वीरें लहराई जा रही थी और लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह मंजर देखने लायक था दोस्तों। यह मंजर बताता था कि हां, आज भी इस देश में बाबा साहब के अनुयायी जिंदा हैं। आज भी इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज भी इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला वो बाबा साहब के विचारों से चला, वो संविधान की ताकत से चला, वो लोकतंत्र के भरोसे पर चला। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, यही इसकी सबसे बड़ी जीत थी। जब अभिजीत दीपके से पूछा जाता है कि आपकी विचारधारा क्या है तो वो साफ कहते हैं कि हमारी विचारधारा अंबेडकरवादी है। हम बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और उनका मानना है कि एक अंबेडकरवादी ही सरकार को घुटने पर ला सकता है। और देखिए दोस्तों, ये बात सच साबित हो गई। एक अंबेडकरवादी ने सचमुच सरकार को घुटने पर ला दिया है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अभिजीत दीपके ने आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद को भी बुलाया था, उनसे मिलने भी गए थे। क्यों? क्योंकि दोनों की विचारधारा एक ही है, दोनों बाबा साहब के अनुयायी हैं, दोनों जय भीम का नारा लगाते हैं, दोनों संविधान की रक्षा के लिए लड़ते हैं। तो जो शाह संसद में कह रहे थे कि अंबेडकर अंबेडकर कहने से स्वर्ग नहीं मिल जाता, आज देखिए कहने वालों को इंसाफ मिल गया, कहने वालों को जीत मिल गई, कहने वालों को अपनी बात मानने की ताकत मिल गई और शाह देखते रह गए। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या इस्तीफे के बाद युवा चुप हो जाएंगे? क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या अब जश्न मना करके घर बैठ जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। यह तो बस एक शुरुआत है। अब तो बड़ी लड़ाई की तैयारी चालू हो रही है। अब कहा जा रहा है कि शाह की बारी है। आप पूछेंगे क्यों? तो सुनिए दोस्तों, 20 जुलाई को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंसा हुई थी, जो लाठी चार्ज हुआ था, जो बच्चों को घसीट करके मारा गया था, जो बच्चियों को गालियां दी गई थी, इस सब का मास्टरमाइंड कौन है? कहा जा रहा है कि इसके पीछे शाह का हाथ है। और यह कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है दोस्तों, यह तो सीधी बात है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय संभालते हैं शाह जी। तो जब उनके इशारे पर दिल्ली पुलिस बच्चों को पीटा तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल शाह साहब की बनती है। और अब देश के तमाम लोग खुलकर मांग कर रहे हैं कि शाह साहब का इस्तीफा हो। कह रहे हैं कि यह उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। और दोस्तों जरा एक बात सोचिए, यह सरकार 12 साल से चल रही है। 12 साल में क्या हुआ?
क्या घुसपैठ रुके? नहीं रुके, बल्कि बढ़ गए। क्या आतंकी हमले रुके? नहीं रुके, बल्कि होते रहे। क्या कानून व्यवस्था सुधरी? नहीं सुधरी, बल्कि बदहाल हो गई है। तो अगर गृह मंत्री के कार्यकाल में यह सब हो रहा है, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी है, तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, नैतिकता की बात इनसे करना उतना ही बेकार है जितना बहरे को गाना सुनाना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी कुर्सी छुड़वानी पड़ेगी, आवाज उठाकर, दबाव बनाकर, आंदोलन करके, तभी ये कुर्सी छोड़ेंगे, वरना ये तो चिपके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शाह लेंगे? क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर कार्रवाई होगी? इन सब सवालों के जवाब चाहिए हम लोगों को, और जब तक जवाब नहीं मिलते हैं तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। तो अब पूरे देश में एक ही डिमांड उठ रही है, प्रधानमंत्री माफी मांगे, गृह मंत्री कुर्सी छोड़े। क्योंकि जब से शाह साहब गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तब से देश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हर हफ्ते एक बड़ी घटना, हर महीने कोई बड़ी लापरवाही, हर साल कोई बड़ी नाकामी। तो शाह साहब पर संकट के बादल गहरा रहे हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि इनका नंबर आ चुका है। अब देखिए जेनजी का अगला कदम क्या होगा। वैसे तो नितिन गडकरी साहब के बारे में भी बात हो रही है। वो जो इथेनॉल का पूरा खेल है ना, उसके चलते गडकरी साहब पर भी खतरा मंडरा रहा। लेकिन अभी सबसे पहले जो मोदी सरकार में टारगेट पर है, वो तो शाह साहब हैं। उनके बाद गडकरी साहब का नंबर आएगा, और फिर एक के बाद एक और लोगों का नंबर करके आता जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों देश के नए शिक्षा मंत्री की। क्या आप जानते हैं कि नए शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए, नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी जी। और अब जरा एक दिलचस्प बात बताता हूं आपको, ये भी संघ से आते हैं, यानी आरएसएस से ये भी आते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आरएसएस से, गृह मंत्रालय से गृह मंत्री आरएसएस से, परिवहन मंत्री आरएसएस से, लोकसभा स्पीकर आरएसएस से, कृषि मंत्री आरएसएस से, रक्षा मंत्री आरएसएस से, बिजली मंत्री आरएसएस से, और अब शिक्षा मंत्री भी आरएसएस से। वाह, क्या शानदार व्यवस्था है ये सरकार है या फिर आरएसएस का दूसरा दफ्तर है? अब समझ नहीं आता कि निर्णय कहां होते हैं, कैबिनेट में होते हैं या फिर नागपुर में होते हैं? नियुक्तियां कौन करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर मोहन भागवत जी? अब सवाल यह है दोस्तों कि पदों पर नियुक्ति कौन कर रहा है, मोदी सरकार या फिर मोहन भागवत? यह तो जांच का विषय बन गया है दोस्तों। पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस किस तरह का संगठन है, इसका मकसद क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। फिर वहां से निकले लोग देश के सर्वोच्च पदों पर कैसे बैठे जा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा यह सवाल है कि प्रहलाद जोशी जी को शिक्षा मंत्री बनाया किसने, मोहन भागवत जी ने या फिर नरेंद्र मोदी ने? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दोस्तों, देश की जनता जानना चाहती है, संविधान भी जानना चाहता है कि इस देश की सरकार असल में चला कौन रहा है, जो चुनकर आए हैं वो या फिर जो पर्दे के पीछे बैठे हैं वो। और आपत्ति सिर्फ प्रहलाद जोशी जी के आरएसएस से आने की नहीं है दोस्तों, आपत्ति एक और बात की भी है। वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ओबीसी समाज से थे, तो अगला शिक्षा मंत्री क्या ओबीसी समाज से नहीं हो सकता था? क्या एससी समाज से नहीं हो सकता था? क्या दलित समाज से किसी को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जा सकता था? प्रहलाद जोशी जी सवर्ण समाज से आते हैं, तो इन्हें ही क्यों चुना गया? क्या दलित और पिछड़े वर्ग में इतने काबिल लोग नहीं हैं? क्या ओबीसी में इतने योग्य नेता नहीं हैं कि हमेशा सवर्ण समाज को ही मंत्री बनाया जाए? यह सवाल भी उठ रहा है दोस्तों, और यह बहुत जरूरी सवाल है। अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन की ऐतिहासिक जीत की, जिस धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब यूजीसी वाला मामला आया था तभी। लेकिन जेनजी के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। यह जेनजी की बहुत बड़ी जीत है, यह कॉकरोच पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, यह देश के हर उस बच्चे की जीत है जिसने पेपर लीक का दर्द झेला है। यह उन सब मां बापों की जीत है जिनकी मेहनत की कमाई डूबी है, और यह सरकार की बहुत बड़ी हार है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रदर्शन के दबाव में मोदी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2014 के बाद पहली बार, 11 साल में पहली बार। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह तो इतिहास है। इससे युवाओं में जोश दुगना नहीं बल्कि 10 गुना हो जाता है। अब युवा जान गए हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अब युवा समझ गए हैं कि हमारी भी कोई ताकत है,
अब युवा मान गए हैं कि अगर हम एकजुट हो जाए तो पहाड़ भी हिला सकते हैं, और अब जैसा युवा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। इस समय पूरे देश के युवाओं में गजब का उत्साह है, गजब की हिम्मत है, गजब का जज्बा है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस समय पूरे देश में अंबेडकरवाद की चर्चा है। हर तरफ बाबा साहब का नाम गूंज रहा है, हर तरफ जय भीम के नारे लग रहे हैं, हर तरफ संविधान की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो, एक अंबेडकरवादी सारे जातिवाद पर भारी पड़ गया, देखो एक अंबेडकरवादी ने पूरे सरकार को झुका दिया। और यही बाबा साहब की असली ताकत है दोस्तों, यही उनकी विचारधारा का असली जादू है। बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो हमें अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देता है। बाबा साहब ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो जीत की तरफ से ले जाता है। बाबा साहब ने हमें एक ऐसी विचारधारा दी है जो कभी हारती नहीं। इस आंदोलन के सफल होने के पीछे अंबेडकरवाद को एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। अभिजीत दीपके का जय भीम बोलना, अंबेडकर का नाम लेना, हाथ में बाबा साहब की तस्वीर रखना, ये सारे लक्षण बताते हैं कि ये अच्छे अंबेडकरवादी हैं और सच्चे भी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आगे क्या करेंगे अभिजीत दीपके, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन सा अगला कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि अब वो रुकने वाले नहीं है। अब वो एक के बाद एक मुद्दा उठाएंगे, अब वो एक के बाद एक चेहरा बेनकाब करेंगे, अब वो एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे। दोस्तों सीजेपी की पूरी लिस्ट तैयार है, जेनजी की पूरी लिस्ट तैयार है, कौन कौन मंत्री टारगेट पर है सब तैयार हो चुका है। लेकिन अभी जो सबसे पहली डिमांड है वो शाह साहब के इस्तीफे की है। शाह साहब को अब कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे वो खुद छोड़े या फिर उनसे छुड़वाया जाए। अब देश के युवाओं ने मन बना लिया है, अब जेनजी ने ठान लिया है, अब सीजेपी ने कमर कस ली है, तो शाह साहब के इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है दोस्तों। अब देखिए ये काउंटडाउन कब खत्म होगा, कब वो पल आता है जब शाह साहब भी कुर्सी छोड़ते हैं, कब वो पल आता है जब मोदी सरकार का दूसरा बड़ा मंत्री गिरता है, और उस दिन जो जश्न होगा वो देखने लायक होगा। उस दिन बाबा साहब के अनुयायी फिर से जय भीम के नारे लगाएंगे, उस दिन फिर से एक नई ऐतिहासिक जीत लिखी जाएगी। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा क्या है? क्या आप अंबेडकरवाद को मानते हैं या फिर कोई और विचारधारा आपकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि शाह साहब सच में इस्तीफा देंगे? क्या आपको लगता है कि जेनजी का दबाव इतना बढ़ेगा कि उन्हें झुकना पड़ेगा? आपकी नजर में शाह साहब कैसे गृह मंत्री हैं? आपकी नजर में यह सरकार कैसी सरकार है? आपकी राय जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है दोस्तों अगर आप बाबा साहब को मानने वाले हैं तो जरूर बताइए। अगर आप संविधान की ताकत में विश्वास रखते हैं तो जरूर बताइए। अगर आप लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं तो जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।